नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं एक बेहद साधारण सी पहाड़ी महिला जिन्होंने बहुत ही असाधारण कार्य किए। जो लगातार मुश्किल परिस्थितियों का सामना करती रहीं। समय ने उन्हें कई ठोकरें दी लेकिन वे हर बार सँभलीं और मज़बूती से तन कर खड़ी हुईं। खानाबदोश सा जीवन जिया और सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। उत्तराखंड में नशा मुक्ति आंदोलन की पुरोधा टिंचुरी माई का जीवन और उनकी विरासत, आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लोकेश नवानी जी, आप लेखक हैं, संस्कृति कर्मी हैं और टिंचुरी माई के जीवन का गहराई से अध्ययन किया है, उनके परिवार से भी जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर जेपी नवानी मौजूद हैं। आप टिंचुरी माई आपकी दादी लगती थीं। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और आपसे उनके किस्से सुनेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विमल नौटियाल जी मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और टिंचुरी माई आपकी बुआ लगती थी। तो टिंचुरी माई के परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं और टिंचुरी माई उत्तराखंड में जब हम पहाड़ की एक सशक्त महिला की बात करेंगे तो उनकी तस्वीर उभरती है। हालाँकि उन पर बहुत कम बोला लिखा गया है और इस कार्यक्रम के ज़रिए हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तो लोकेश जी, बातचीत की शुरुआत आपसे करते हैं कि टिंचुरी माई को जब हम देखें पहाड़ की एक मजबूत महिला के तौर पर, उस समय जब देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था और महिलाओं को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं थी, उस समय में उन्होंने बहुत सारे आंदोलनों की शुरुआत की। आप उनको किस तरह से देखते हैं? धन्यवाद वर्षा जी। सबसे पहले तो टिचरी माई का मैं भावपूर्ण स्मरण करना चाहूँगा और श्रद्धांजलि भी देना चाहूँगा और उनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि वो व्यक्ति नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व थी। और वो जिसे कहते हैं समाज में कि जो 50 और 60 के दशक का समाज था, वो जिसे कहते हैं एक चेतना के पिछले स्तर पर एक समाज था और उस समाज की बहुत सारी समस्याएं थीं। वो सामाजिक समस्याएं थीं, विकास की समस्याएं थीं, शिक्षा की समस्याएं थीं और सांस्कृतिक समस्याएं भी थीं, जिनमें स्त्री को कमतर समझा और देखा जाता था। टिचरी माई उसी में लोहा बनकर निकली और जो उनका जो दुर्धर्ष योद्धा के रूप में हम उन्हें आज जानते हैं, जो उन्होंने काम किया, तो जो उनका उत्पीड़न हुआ उससे उनकी समाज के प्रति एक समझ बनी, उसकी आवश्यकताओं को उन्होंने समझा और उस दौर में जबकि आंदोलन की कल्पना करना भी बहुत कठिन था, तब उन्होंने सामाजिक सरोकारों पर काम करना शुरू कर दिया था। टिचरी माई, जिनका वास्तविक नाम ठगुली देवी था, उन्होंने उस समय उस समाज के, खासकर वो जहाँ रहती थीं, वो मुद्दे उठाए जो समाज के कल्याण, हित और उत्कर्ष के लिए बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे थे और जहाँ से समाज में एक चेतना भी फैली और समाज की जो समस्याएं थी उनका सॉल्यूशन का रास्ता भी लोगों को समझा और इसी रास्ते ने बाद में उनके सामाजिक आंदोलन की नींव रखी, जिसे हम एक शराब के खिलाफ या टिचरी के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन मानते हैं जो किसी द्वारा गाइड नहीं किया गया था। स्वतः स्फूर्त कहा जाए तो पूरी तरह आंदोलन से, था जो बिल्कुल। जो उनके हाँ, भावनात्मक स्तर से उपजा था। उपजा था। जी। तो ये अपने आप में अद्भुत था, क्योंकि जो मैं तमाम यहाँ पर महिला नेत्रियों को देखता हूँ, तो किसी न किसी से समर्थित हैं या प्रेरित हैं या उनको फीडबैक किया जाता है या सपोर्ट किया जाता है। टिचरी माई एक ऐसी और अकेली दुर्धर्ष योद्धा थी। उस शून्य के समय में, चेतना वाले जी। शून्य के समय में उन्होंने अकेले ही ये सब कल्पनाएं की और पहल की, कदम रखा, संघर्ष किया और विजय पाई। जी, बिल्कुल। और डॉक्टर नौटियाल, आपसे जानना चाहेंगे आपकी बुआ टिंचुरी माई, तो किस तरह की बातचीत परिवार के भीतर उनको लेकर होती थी? उनके बचपन के बारे में, कब उनका जन्म हुआ, क्या परिवेश था, किस तरह का माहौल था? मैं तो बहुत छोटा था उस समय, जी, जो हमारे यहाँ आती थी, मुझे उनकी याद है। मेरे पिताजी की छोटी बहन हुई, वो चचेरी बहन। पिताजी ठगुली बोलते थे उनको, जी, उनके नाम से। तो वो पिताजी से ही मिलने आती थी। जब आती थी अचानक आ जाती थी और रहेंगी 2-4 दिन। मुझे उनका परिवेश याद है कि छोटे-छोटे बाल थे उनके, जी, गेरुआ वस्त्र रहता था जी, और खूब बातें करते थे दोनों लोग। कभी झगड़ा भी करते थे। जी,
और उसके बाद में फिर अचानक कुछ दिनों बाद में 5-10 दिन में रहने के बाद में फिर अचानक उनका प्रोग्राम था, अच्छा दादा मैं जा रही हूँ। तो वो ठहरती नहीं थी एक जगह बहुत हाँ, ज़्यादा? एक जगह ज़्यादा ठहरती नहीं थी। बाद में मैंने उनके काफ़ी किस्से-विस्से सुने हुँ, और आखिरी मेरी मुलाकात उनकी हुई होगी लगभग 68 1968 के आसपास में मुलाकात हुई। जब वो हमारे घर आई थी, उस समय मैं छोटा था और मैं किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा था पिताजी से। जी। तो पिताजी नहीं मान रहे थे मेरी बात, ज़िद की। तो उन्होंने मेरे पिताजी को डाँटा, ठीक तो कह रहा है ये लड़का, इसकी बात मान। तो मुझे उनका इतना याद है। और उसके बाद में उनके किस्से बहुत सुने मैंने उनकी कि ये हमारा सब मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस परिवार में जन्म लिया है जिसमें जी, छोकरी थी पैदा हुई। बिल्कुल। इतना ही है बस। बिल्कुल और डॉक्टर नवानी तिनचरी माई आपकी दादी लगती थीं, तो एक तरह से जब वो बाल विवाह हुआ था उनका और जब विवाह कर वो आपके परिवार में आई, आपने किस तरह के किस्से सुने उनसे जुड़े हुए? आपकी किस तरह की यादें हैं उनसे जुड़ी हुई? मेरा उनसे मुलाकात, मेरे फादर जोशीमठ में काम करते थे जी, और मैं जोशीमठ में पढ़ता था। तो टिचरी माई, हम तो दादी बोलते थे, हाँ, वो बद्रीनाथ जब जाती थी तो हमारे यहाँ रहती थी। अच्छा, तो छोटा था मैं, बहुत छोटा था, जी, बहुत ज़्यादा याद वो नहीं है। जी, हमारी जो दादी लगती थी और हम उसके नाती लगते थे। जी, 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 तो बहुत ज़्यादा उस वक्त समझते थे, तो बाद में ख्याल आया कि ये इतनी जी, बड़ी श्रेष्ठ महिला है। जी। तो बचपन में जो उनकी एक आदत बड़ी खराब थी कि एकदम से गुस्सा हो जाती थी और एकदम से जी। ठंडी भी हो जाती थी। ठंडी हो जाती हाँ, थी। शायद वो वही जो बहुत उनका बड़ी आदत। मिज़ाज था जिसकी वजह से हाँ, उन्होंने इतने आंदोलन किए और इन्होंने जो-जो उस समय की जो महत्वपूर्ण आवाज़ बनी वो। हाँ, हाँ। जी, तो बिल्कुल। वो जो पौड़ी में उन्होंने आंदोलन किया, वो शराब के अगेंस्ट किया। जी। तो वहाँ का डीएम बागची बाबा होता था, वो बोलती थी बागची बाबा, मेरा बागची बाबा। तो वो डीएम था वहाँ का, जी, उसने सपोर्ट किया टिचरी माई को और जी, उन्होंने शराब की दुकानें बंद करी वहाँ पे जी। पौड़ी में, इसलिए उनका नाम टिचरी। वैसे उनका नाम थगुलददी था, हाँ, उनका नाम दीपा भी था। दीपा था। हाँ, बचपन का नाम दीपा था उनका, जी, पर ज़्यादा लोग टिचरी माई करके ही उनको जानते हैं, जी, बिल्कुल उस क्योंकि उनका आंदोलन कंट्रीब्यूशन था जी, बिल्कुल। समाज के लिए। जी, उस वक्त शराब बहुत ज़्यादा चलती थी, अभी भी चलती है, तो शराब तो वैसे ही जी, चल जी, रही। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, जब जब कोई सोचता भी नहीं था कि इस तरह की जी। रेवोल्यूशन टाइप का काम किया हो। जी, बिल्कुल। अब देख कर के और बड़ी बात लगती जी है, जी लोकेश जी, जब जिस समय को हम देखते हैं कि उस समय एक ऐसा अद्भुत आंदोलन हुआ था, तो ये जो नाम के बारे में आप बता रहे थे और टिंचरी माई नाम कैसे करके पड़ा, इसके बारे में बताइए? हाँ, मूलतः जैसे कि जब ये उनके साथ जो घटना हुई, तो जब उनके पति का निधन हो गया था, तो उस समय एक गोरा ऑफिसर उन्हें लैंसडॉन तक लाया था। जी, तो जब वो गांव में गईं, तो जाहिर है हमारे यहाँ पहले ही जो विधवा महिलाएं होती हैं उनके प्रति कुविचार मन में पहले से आ जाते हैं। हुँ, तो इस कारण परिवार में एक तरह का जैसे परिवार में हो जाता है, एक दूसरे से विद्वेष हो जाता है, जी, कई और बातें हैं जो अच्छी घटनाएं नहीं कही जा सकती, उनका उत्पीड़न हुआ और मानसिक रूप से उन्हें बहुत मतलब दुख हुआ। और ऐसे जब उनके साथ घटनाएं हुई, तो गत्वा उन्होंने घर को त्याग दिया। उनका जो स्थानीय कम्युनिटी थी भाबर की, मोटा ढाक, हल्दू खाता, किशनपुरी कोटद्वार में रही वो, तो लोगों से उनका एक संवाद होता गया और बाद में उन्होंने सामाजिक समस्याओं को समझा। जी, उन्होंने महिलाओं के दुख देखे, उन्होंने पानी की समस्या देखी, ऐसे बहुत सारी समस्याएं। और जो टिचरी माई के नाम का कारण ये था कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है, डॉक्टर साहब भावुक भी बहुत हो जी, गए थे। जी, तो ऐसे ही वो लोगों के दुख दर्द से भावुक हो जाती थी, उसको अपना दुख दर्द मानती थी, जी, खासकर महिलाओं के साथ। और वो इसलिए भी कि क्योंकि उनका भी उत्पीड़न हुआ था, हुँ, तो उनके अवचेतन मन की जो पीड़ा थी वो पहले से ही थी। और जब वो दुख दर्द सुनती थी, उनके सरोकारों के आगे
चली जाती थी। एक तरह से उनके अंदर फिर एक प्रतिरोध की चेतना आ गई, हुँ, तो किसी गलत बात के खिलाफ खड़े होने की उनमें हिम्मत आ गई। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। ये हिम्मत आज भी कम दिखाई आज देती भी है। कम दिखाई देती है। और दुर्भाग्य की बात है कि इसका किसी ने मूल्यांकन नहीं किया। हुँ, जिस स्तर का उस समय में बहुत, यानी कि ये छठे और सातवें दशक की बातें हैं और आठवें दशक के मध्य तक की बातें हैं। इन वर्षों में लगातार सक्रिय रही वो, और उन्होंने जब पहले पानी के लिए काम किया, गांव में पानी के लिए उन्होंने यत्न किया। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो उस समय के बड़े नेता थे वहाँ के, हुँ, उनकी गाड़ी के आगे लेट गई थी, या उन्होंने बुखार उन्हें आ गया था। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी का भी जिक्र आता है, कुछ लोग पंत जी की बात करते हैं, और जी, जो स्थानीय नेता थे उनसे उन्होंने मुद्दा उठाया। तो जी। ऐसे उठाते थे। लड़कियों के लिए जैसे मोटा ढाका स्कूल आज भी है, हुँ, वो शायद 28 बीघे में है। ये अभी भी उनकी फोटो लगी हुई है, जहाँ उन्होंने कमरा बनवाया था। उस स्कूल को उन्होंने फिर मदद की, वो बना हुआ है। जी। आज तो गवर्नमेंट का स्कूल हो गया। मोटा ढाक में आज भी स्कूल है, वो खुला। सिगड्डी एक जिसे जगह बनवाने में टिंचरी माई माई की का मदद की योगदान। थी। जी, और इसमें जब टिचरी वाला आंदोलन था, तो ये टिचरी यानी एक शराब जिसे कहते हैं, शराबबंदी की सरकार ने, वैसे तो पीते थे, हुँ, लेकिन 1969 में शराबबंदी का ऑर्डर भी सरकार ने जारी किया। हुँ, तो शराब तो बिकती थी, हुँ। कच्ची शराब वगैरह वगैरह, लेकिन साथ साथ लोगों ने विकल्प के तौर पर एक टिंचर मिक्सर कहते थे उसे पहले, जो दवा के तौर पे दवा के प्रयोग तौर में पे आता करते था। थे। जी, उसमें एक और कुछ आसव मिलाते थे, उसका मुझे कुछ सुराव कहते थे उसे। जी, ये सब पीने लग गए थे लोग, और जिससे कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी, या उसको खरीदने के लिए लोग घर के गहने बेच देते थे, वहीं पड़े रहते थे। जी, तो महिलाओं ने टिंचरी माई के सामने ये किया। तो उनका जो वहाँ के पौड़ी के कमिश्नर थे, जी। वो उन्हें बहुत अच्छा मानते थे। उनके पास भी जाती थी हुँ, वो बंगाली थे। तो जब उनके पास वो जाती थी, तो उन्होंने कहा इस दुकान को बंद करो। तो पहले तो महिलाओं ने अब ये कहा कि हमारी समस्या सुन। तो टीचर माई भावुक थी, तो किसी के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। तो उन्होंने कोटद्वार में भी किया, भाबर में भी, और पौड़ी में भी, क्योंकि वहाँ चली जाती थी। तो उस समय जो उसके जो शराब के व्यापारी थे, जी, उनको उन्होंने कहा बंद कर। तो किसी ने क्यों बंद करना था, तो महिलाओं ने और बच्चों ने उनके नेतृत्व में जुलूस निकाला पहली बार। मैं समझता हूँ कि ये 1965 की बात है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री खंडूड़ थे, उनके छोटे भाई कनॉट प्लेस में रहते हैं। तो मैं जब बहुत लोगों से मिला, उनसे मिला, तो उन्होंने कहा बचपन में मैं भी 65 के आसपास उसमें शामिल हुआ था, मेरी माँ भी शामिल हुई थी। जी। ऐसे बहुत सारे लोग मिले मुझे और जैसे। ये अद्भुत आंदोलन होगा हाँ, कि बच्चे भी हैं, बच्चे भी महिलाएँ हैं। हैं और बच्चे हैं इस तो वो आंदोलन बच्चे थे में। उस समय, चौथी जी, मतलब कह रहे मैं भी था, मेरी माँ भी थी तो स्कूल हुँ, के। तो ये मैं समझता हूँ कि जो स्वतः स्फूर्त पहला मूवमेंट ये रहा होगा उत्तराखंड का। जी। और ये बाकी आंदोलन कितने समय तक चला? ये जो आंदोलन जो चला है, ये बातचीत तो पहले से चल रही थी, क्योंकि आदत तो पहले थी। तो माई विरोध करती थी। मैं टिचरी माई के बारे में एक बात बता देता हूँ। टिचरी माई इतनी मुखर हो गई थी कि किसी को डांटने में, और एक पहाड़ी स्टाइल का डांटना होता है जिसे गलदेव कहते हैं, हुँ, मतलब वो गढ़वाली स्टाइल की गालियां दे देना जिसे कहते हैं, हाँ, तो ऐसी हिम्मत रखती थी। हाँ। तो ये जो इसकी शुरुआत है 1965 से चली, और 75 के बीच में चरम पर था। तकरीबन 10 वर्षों तक। 10 वर्षों को इसको मैं, बाकी तो दूसरे काम कर ही रही थी, हुँ, लेकिन आंदोलन का ये पार्ट इस दौर का था जो मेरी अपनी हाँ, स्टडी है, समझ है, क्योंकि ये इस दौर तक चलता रहा था। जी। तो एक लंबा दौर था लंबा और दौर एक चला। नशा मुक्ति को हाँ, लेकर नशा जिससे मुक्ति उनकी को पहचान बनी पहचान और बनी। उन्होंने कई आंदोलन और किए। उन्होंने जो जो उस दुकान को फूका, तो ये लोगों ने कहा कि हाँ, थी तो शराब की दुकान, जी, लेकिन उन्होंने कहा कि टिचरी को बंद करने के लिए टिचरी की दुकान फूकी जी, इन्होंने। बिल्कुल। इसलिए तब से लोग, माई तो थी, माई तो तो माई थी। जैसे कहते किसी ने काम कर दिया कि ये मतलब टिचरी माई हो गई, सेंचुरी मार ये हो गई। फेमस तो हो गया उन्हें। नौटियाल जी जिस तरह से ये किस्से आप लोगों ने सुने जी। जब वो टिंचरी माई के नाम से जाने जाने लगी, किस तरह से आप लेने लगे कि जब वो उस समय में जो एक स्त्री का एक मुखर स्वर बनकर सामने उभरी? नहीं, हमें बड़ा अच्छा लगता था कि हमारे परिवार की एक महिला जो उस जगह से निकली है। हमारा गांव ऐसी बिल्कुल दूर है, उस समय तो करीब करीब 3 दिन पैदल चलना पड़ता था जी, कोटद्वार स्टेशन से, तब जाके वहाँ पहुँचते थे। स्कूलों का दूर दूर तक नाम नहीं था, और लड़कियों के लिए तो थे ही नहीं उस समय। जी, तो उस समय भी उनके अंदर इतनी चेतना थी, हमें उसको देख के बड़ा गर्व महसूस होता था। अब मैंने तो ये सुना था कि
वो जवाहरलाल नेहरू की कार के आगे लेट गई। जी। उस समय मेरे ख्याल सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं रहती होगी, तो ये कहते हैं कि वहाँ गई, उनके आगे लेट गई और उन्होंने पूछा होगा माई ये कौन माई है, तो उन्होंने कहा पहले मेरे गांव में पानी आना चाहिए। ये बात हो रही थी कोटद्वार में, जो भाबर इलाका है, वहाँ पे पानी नहीं था, पानी नहीं तो था। वहाँ पे फिर नहर गई, उस जगह को उस- सिगड्डी कहते हैं। तब जाके उन्होंने ये हम्म, किया, पानी आया उनका। फिर मैं भी ये भी सुनता था कि उनको पेंशन मिलती रही, तो जो भी पेंशन मिलती थी वो अपना पैसा इन कामों में लगा देती थी। स्कूल में सुना, एक दो धर्मशालाएं भी खोली उन्होंने, तो ऐसे काम उन्होंने काफ़ी किए हैं, जी, तो सामाजिक कार्य बहुत सामाजिक किए, कार्य काफ़ी बिल्कुल। करे। जी, और डॉक्टर नवानी, जिस तरह से ये बातचीत हो रही है, तो तिनचरी माई को जानना, समझना और आज की जो पहाड़ की स्थिति है, अगर हम आज की मौजूदा स्थिति, मौजूदा समस्याओं की बात करें, तो तिनचरी माई आज होती तो आज क्या, किन मुद्दों पे लड़ रही होती, किन मुद्दों पे बात कर रही होती? आजकल के समाज में बहुत सारे मुद्दे हैं। जी, एक तो यही शराब का मुद्दा, जी, ये खत्म नहीं हुआ है, खत्म बिल्कुल नहीं नहीं, हुआ। और हाँ, बढ़ता जा रहा है। आज आप देखेंगे आजकल के जो बच्चे हैं, जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं, वो भी शराब के नशे में लगे हुए हैं। बड़ों की तो बात करनी ही क्या। तो वो होती तो इस रेवोल्यूशन को और आगे करती, जी, आगे बढ़ाती। दूसरा, उन्होंने हमारे गांव में नदी के ऊपर पुल बनाया, जो उनकी जबकि पेंशन थी, जी, उस पेंशन से पुल बनाया। लोग, उन्होंने देखा कि बरसात में आने जाने में, जंगल जाने में बड़ी मुश्किल होती थी, उनके दिमाग में था, तो उसका काफ़ी पैसा उन्होंने दिया। जो घास काटने या लकड़ी लेने महिलाएं जाती थी, वो तब नदी पार करते समय बह जाती थी, कई स्त्रियां बह गई थी। अगर आपने पुरानी कहानियां सुनी होगी तो पहले पहाड़ में बहुत कम पुल थे, 1960 से पहले। ये पुल भी 67 में बना था। तो उस समय जब कई जगह बनने लगे तो वहां बना, तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, क्योंकि उस गांव की कई महिलाएं जैसे पहाड़ से गिर जाती थी, तो गिरने का मतलब मृत्यु, नदी में बहने का मतलब मृत्यु। जी, तो संवेदना का स्तर समझिए आप। वो उन्होंने तो घर त्याग दिया था, उनके लिए उन्होंने अपने पूरे परिवार को त्याग दिया था। वो उनसे नहीं मिलती थी, मैं भी उसी परिवार का हूँ, बिल्कुल। नहीं समझे, लेकिन संवेदनाएं लोगों के लिए थी, तो उनका ये सामाजिक सरोकार दिखाई देता है। और किस तरह से हमने नवानी जी उनकी यादों को सहेजा, मतलब टिंचरी माई ने जो किया और जो पूरा एक दस्तावेज है, जो उनके काम है, उनको हमने किस तरह से सहेजा अब तक? पहले तो उनकी डेथ के बाद 5-10 साल तक तो हमने नाम ही नहीं सुना उनका। फिर अच्छा। चेतना आई कोटद्वार के लोगों के पास, और अब और आगे चेतना हो गई। हम्म। कई लोग इसके बारे में लिख रहे हैं, कई लोग इसकी फिल्म बनाना चाहते हैं, जी, और ये समाज में बड़ी अच्छी बात हुई कि एक इस तरह से ग्रामीण अनपढ़ महिला इतना कुछ कर सकती है, जी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसलिए उनका नाम और ज़्यादा बिल्कुल। आगे आने के समय में और ज़्यादा होगा। और हम देख सकते हैं कि आप जिस तरह से भावुक हो रहे हैं, उनके नाम से ही भावुक हो रहे हैं, इसका मतलब वो सिर्फ परिवार का नहीं और समाज के भीतर जितना उनका सरोकार था, जो उन्होंने महिलाओं के लिए किया, खासतौर पे महिलाओं से। डॉक्टर नौटियाल, किस तरह से फिर आप देखते हैं जो पहाड़ में महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं, आज भी पानी के लिए महिलाओं को कई बार बहुत दूरी तक चलना पड़ता है, तो वो जो उनके जो उद्देश्य थे, जो उनके आंदोलन थे, वो सारे आज भी हैं, वो मुद्दे आज भी यथावत बने हुए हैं? मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपने चेतना की बात कही, जी। बीच में तो गायब हो गई थी वो, हाँ। पर इसका बहुत बड़ा श्रेय जो जाता है वो हमारा एक ग्रुप है धात, उसके लोकेश नमनी जी सुष्पा के। जी। इन्होंने, मैंने पहली बार पढ़ा था 91 में जब मैं आया था, तो एक ग्रंथ लिखा था, हम्म। उसमें उनका वो था। और आज तो खैर वो क्लास, वो पुस्तकों में पढ़ाई जाती हैं, पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाई जाती हैं, पर पहले बीच में वैसे ही पहाड़ बहुत दूर है, फिर कौन समाचार पत्र होते वहाँ पे, कोटद्वार के लोग जानते थे, कोटद्वार के लोग उनको सब जानते थे, पर इतना लंबा चौड़ा प्रचार नहीं था। और अब तो जैसे कह रहे हैं कि पिक्चर भी आ रही है उनके नाम, टिंचरी माई के नाम से, जी। और भी लोग कई उत्सुक हैं। तो इसमें धात परिवार का, जिसके लोकेश नमनी जी संरक्षक हैं, इनका बड़ा योगदान है। और एक और किस्सा आता है जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो लाहौर गई थी और फिर लाहौर से वापस लौटी हरिद्वार, वो कहानी क्या रही? लाहौर में आज़ादी से पहले मेरा परिवार लाहौर में रहता था, हमारे पिताजी वहीं रहते थे, तो जी। नेचुरली पिताजी से मिलने आती थी वो। और हम यही सुनते थे कि, मुझे तो याद नहीं है, कि बहुत छोटी छोटी उम्र में हम लोगों के यहाँ शादियाँ हो जाती थी। और मुझे उनकी शक्ल, और मेरी सबसे बड़ी दीदी थी, उनके शक्ल से काफ़ी मिलती थी।
तो मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी खूबसूरत रही होंगी वो। तो उसके साथ में कहते हैं कि इन गंवाणी परिवार, गंवाणी गांव और हमारा गांव एक दिन का पैदल का रास्ता है। पहले ऐसी शादियां हुआ करती थी जी कि हमारे गांव से एक दिन में दिन में रात बारात पहुंच जाए, लड़की भी आ जाए। जी तो इतने दूर रहते थे, तो उनके साथ में बहुत अच्छा अनुभव नहीं हुआ होगा, एक कोई भी बात रही हुई। उन्होंने फिर संन्यास भी किया, और मैं सुनता था, मेरे पिताजी बताते थे कि संन्यास के बाद में पहले पहले वो ऋषिकेश हरिद्वार में भी गई। पर इतनी यंग एज में जब वो विधवा हो जाए तो वहाँ पर भी उसको बहुत अच्छा वातावरण नहीं मिला। हम्म तब जाकर उसने सब छोड़ दिया। फिर वो एकला चलो वाली बात रही उनकी। जी बिल्कुल। और अकेले और चलते चलते बहुत कई बहुत शहरों में रही हूँ, कई उनका हाँ, अनुभव तब है। यहीं से जी उनके अंदर जो विरक्ति का भाव और वास्तविक जो साध्वी बनने की जो कल्पना आई, जी और उन्होंने जो सामाजिक बुराइयां या खराबियां जो साधु बनने के बावजूद, कई लोग वास्तविक साधु नहीं होते, सन्यासी बनने उनके के बाद, खिलाफ भी आंदोलन हाँ, किया। उनको उनके पर भी उन्होंने टिप्पणियां की, तो उनको जी उनको फिर वो माने जाने लगे कि मुंह फटा है इस तरह का। लेकिन उन्होंने ये सब देखा, लोगों के बुरे व्यवहार को तो ये देखा। जो जितनी सारी बातें हैं जो टिंचरी माई को लेकर, आपको लगता है कि इसे एक सिलसिलेवार ढंग से लोगों को तक पहुंचाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है? जी इसमें जो मैं आज भी कहना चाहता हूँ और मैं महसूस करता हूँ, इसका सही अध्ययन किया नहीं गया, सही शोध भी किसी ने नहीं किया। और जिसकी आधी चीज़ें हैं, काम तो उन्होंने किए हैं, लेकिन उनका जो सही इंटरप्रिटेशन भी नहीं हुआ, और उसको जो सही फोरम मिलना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। और लोगों ने, जिनका उनसे कूटद्वार में वो बहुत रही, तो भावनात्मक स्तर पर आज भी कुछ लोग जिंदा हैं जो उनके बारे में जानते हैं। जानते मुझे अभी एक उपाध्याय हैं, वो इस समय हल्द्वानी में, तो उन्होंने कहा तो मेरे सिर पे हाथ रखती, मेरी नानी से उनकी बड़ी वो थी। जी वो द्वाराहाट भी ले गए थे अपने गांव में रहे, उनके गांव में भी 2 साल रही वो। तो आपने उनके उनसे जुड़े लोगों पर शोध किया है, उनसे मिले हैं, और एक फिल्म पर भी आप काम हाँ, कर रहे तो हैं जो हमारे टिंचरी माई साथी के कर रहे जीवन हैं, पर तो बनी फिल्म। एक्चुअली वो तो कहानी इस तरह से है कि, क्योंकि टिचरी माई की जो कहानियां हैं वो अभी पूरी तरह से एकत्र नहीं हुए। जो उस पीढ़ी के लोग हैं वो बहुत कम बच्चे हैं, या हैं तो 70-75 ऐसे जो बच्चे थे उस समय। जी और जो हमने, वो जो हमारी जो चीज़ें हैं वो दूसरे ही रूप में उसमें हमने कथानक लिया है। जी पर उसमें प्रेरणा टिचरी माई की है। संघर्ष की कथा का जो रूप है वो टिचरी माई का है। जो उन्होंने किए हैं वही सब हमने उन घटनाओं को, मतलब उन लोगों ने जी अपनाया है, ताकि समाज में एक मैसेज जा सके। क्योंकि ऐसा है कि जब कोई वैसे वर्क करना पड़ता है तो उसके लिए बहुत सारे ऑथेंटिक काम वैसे करने पड़ते हैं। हम्म क्योंकि ये सामाजिक कर्म है, यूनिवर्सिटी तो है नहीं, या इस तरह से एकेडमिक वो नहीं है, पर सामाजिक स्तर पर भी जो चीज़ें समाज के संज्ञान में है, जो लोग आज मौजूद हैं, मैंने जिनके घर में अंतिम कई वर्षों तक रही, मैं उनके घर भी 3 बार गया। तो बाहर वो रहती थी, उन्होंने बताया उनका व्यवहार कि वो घर के अंदर नहीं जाती थी, बाहर झोपड़ी बनाकर रहती थी। वहीं पर गिर गई थी फिसलकर, जिनमें उनकी जो मृत्यु अ, लगभग 93 के आसपास हुई। जी और उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। हमारे गांव के परिवार के लोग गए भी नहीं थे, खुद हमारे परिवार के बजाय, क्योंकि परिवार से उन्होंने अपना नाता तोड़ लिया था। उसके जी 2 कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि परिवार में उनका उत्पीड़न हुआ था। तो उन्होंने, एक तो इस कारण भी, और एक संन्यास में जो एक टर्म है कि मैं अब कभी आऊँगी नहीं इस घर में, जी तो उस घर में कभी दोबारा नहीं आई। दोबारा नहीं लौटी। 1967 में जब छोटे थे, मुझे याद है, तब वो दादी जब पुल बन रहा था तब आई थी एक बार। तो गाँव में ये हल्ला फैला कि माई आ गई, माई आ गई, माई आ गई, पर माई गाँव नहीं आई। और जो हमारी दादियाँ थी उन्होंने कहा वहाँ नीचे नहीं जाना, जी तो हम माई को देख नहीं सके। तो बाद में वो जो मेरे एक चाचा जी हैं, जो उनका भी डेथ हो गई, तो वो हरदोई में थे, तो मेरी चाची थी, उनकी भी 8-9 साल में शादी हो गई थी। तो टिचरी माई के बारे में इंसाइक्लोपीडिया थी, उन्होंने मुझे पूरी कहानियाँ उनकी बता रखी, कैसे संघर्ष किया, किसने क्या कहा, जो गांव के स्टाइल में बताते हैं ना, जी पूरी जी कहानी। तो मुझे वो पूरी कहानी याद है। लेकिन मुझे लगता है कि इस शोध को आगे हुआ। आने के, मतलब लाने के लिए हमें फिर कोशिश करनी चाहिए, ईमानदार कोशिश, काल्पनिक कोशिश से नहीं। जी, क्योंकि एक हाँ, पहाड़ की, जब हम बिल्कुल। प्रतीक के तौर पर हम टिंचरी माई को देखते हैं, कुछ महिलाओं के नाम आते हैं जिनमें गौरा देवी हैं, जी। टिंचरी देवी हैं, टिंचरी माई हैं। तो नौटियाल जी, जब हम टिंचरी माई की ये सारी बातें कर रहे हैं और आज जो महिलाओं की स्थिति है,
जब उनका अंतिम समय था, 90s का दौर था वो, आप किस तरह से देखते हैं उस दौर को और आपकी उनसे कौन-सी आखिरी यादें हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं? उनकी आखिरी याद तो मुझे वही 1967-68 की याद है, जी। जो हमारे घर में आई थीं, हमसे बात हुई। उसके बाद में असल में मैं मेडिकल कॉलेज में चला गया, हुँ। 6 साल वहाँ रहा, फिर मैं दिल्ली में रहा 4-5 साल, फिर मैं विदेश निकल गया था करीब 10-1 साल के लिए। जब मैं लौट कर आया तो मुझको बाद में मालूम चला, ऑर्थोपेडिक सर्जनों की बाद में मालूम चला कि उनकी 91 के आसपास वो गिर गई थी। उनके इस एज में हिप का फ्रैक्चर बहुत कॉमन होता है, हुँ। पर किसी वजह से उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया। वहाँ कोटद्वार में फैसिलिटीज़ नहीं रही होंगी और हम लोगों को पता नहीं चल पाया, जिसका मुझे दुख होता है भी, आप क्योंकि वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। हाँ, जी, वो हो सकता था। बिल्कुल। तो जहाँ तक उनकी जो पूरी जीवन गाथा है, उससे अगर आजकल की नवयुवतियाँ कुछ भी सीख लें, तो बहुत बड़ा हो सकता है, जी। ये अच्छा होगा। सिर्फ मूर्तियाँ बनाने से काम नहीं, उनकी मूर्ति लग गई है 1-2 जगह। मेरे गाँव में भी लगी है एक, अच्छा। तो हमारे गाँव में भी लगी है, माननीय धन सिंह रावत जी ने रखी है वहाँ पे, और साल में मिलते भी हैं, लोग जाते भी हैं वहाँ पर। पर अच्छा होगा कि उनके नाम पे कोई स्कूल हो, जिसको चाहती थी, लड़कियों का स्कूल हो, और उनको इस रूप में देखा जाए कि वो समाज में कितना बड़े परिवर्तन लाने का काम कर सकती थी, हुँ। जो अधूरा रह गया उनका काम जी। और हो सकता था। और बस महिलाओं के प्रति था। हमारे पहाड़ में तो आज भी बहुत कुरीतियाँ हैं, ख़ासतौर से जैसे लोकेश जी बता रहे थे, शराब तो है ही, हुँ। अब एक गुटखा भी चल गया है, जी। और मुझको नहीं पता कि क्यों सरकार इसको बंद नहीं करती। बंदी से बहुत फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तो शायद जागरूकता से ही होता है। बिल्कुल, और बिल्कुल, नवानी बिल्कुल। जी, आपसे बात करना चाहूँगी कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं उनकी आखिरी जो यादें थीं और क्या कुछ हम सीख सकते हैं, क्या कुछ सबक ले सकते हैं आगे की पीढ़ी के लिए? शिक्षा आज भी पहाड़ में जब पलायन की बात होती है, शिक्षा आज भी उसमें एक बड़ी वजह होता है। तो किस तरह से स्थिति देखते हैं आप और क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है? हमको अगर सही याद किया जाए तो हमें पहाड़ में शिक्षा के प्रति और उनका वो पाठ्यक्रम में लाना चाहिए। उनकी जो जी, उनके बारे में जो उनके बारे में लोग आप देखें तो 1% लोग भी नहीं जानते होंगे पहाड़ में। वो उनको पाठ्यक्रम में लाना चाहिए, हम चाहे प्राइमरी या मिडिल स्कूल के लेकिन पाठ्यक्रम लोग में। ये तो जानते हैं कि अगर जब भी बात होती है कि उत्तराखंड में नशा मुक्ति आंदोलन के पुरोधा कौन है, तो पहला नाम टिंजरी माई का आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, हाँ, वो तो नाम उन्होंने ही किया शुरू, जी, पौड़ी में हुआ था वो। डीएम बागची साहब थे और तब वो प्रोग्राम उन्होंने किया था। टिचरी जी, की दुकान को बाहर फेंक दिया था, आग लगा दी थी। जी। तो उस ज़माने में जबकि चेतना इतनी नहीं थी, उन्होंने इतना बड़ा काम किया, रेवोल्यूशनरी काम, तो उसको पाठ्यक्रम में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। लोकेश जी, अगर हम कहें कि क्या संदेश देना चाहेंगे आप टिंजरी माई के जीवन से और जिन कुरीतियों की आपने बात की, जो समाज में परिवार के भीतर थी, क्या वो स्थिति बदल गई? हाँ, ऐसा है, सबसे पहली बात तो वो एक निर्भीक महिला थी, जी, और ये जो उनके अंदर निर्भीकता आई, ये उस संकट से आई जो उन्होंने त्रासदी झेली। अब प्रश्न ये है कि क्या सामाजिक स्थितियां बदल गई हैं? क्योंकि सांस्कृतिक जो मनोभाव है एज इट इज है, कल्चरल माइंडसेट हमारा वैसे ही है, तो हम भाव तो वैसे ही कम, थोड़ा कम हो गया है। लेकिन लड़कियों को, जैसे टीचरी माई ने भी बाद में कहा रे क्या भेदभाव करता है, लोगों को डांटती थी, हाँ, तो वो भेदभाव हल्का सा तो कम हुआ, लेकिन लड़कियों को जो एजुकेट करेंगे तो वो ये होगा। और उनका पाठ खासकर लड़कियों की बुक्स में तो जरूर होना चाहिए, जी, क्योंकि उनको रोल मॉडल भी चाहिए। किससे प्रेरणा लेंगी वो? अगर वो एक महिला से लेंगी, और वो भी उस एज में, यानी कि उस दशक में, जो एरा बोलते हैं, कालखंड होता है, तो कालखंड बहुत पिछड़ा हुआ था, जी। शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, प्रत्येक चीज से। अगर हम उसमें देखते हैं तो वो उजाले की एक किरण दिखाई देती है। उजाले की किरण थी वो उस कालखंड में, जिस समय में लड़कियां बहुत बाहर निकलने की, ऐसा नहीं है हर समय में, हर समय की अपनी एक चेतना होती है और एक तरह से बिल्कुल, एक बिल्कुल। मूवमेंट समाज के भीतर भी चल ही रहा होता है। लेकिन टिंजरी माई ने जो किया वो उत्तराखंड के लिए देखा जाए तो एक अध्याय है ही। आप तीनों स्टूडियो में आए और हमारे साथ ये जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो टिंचरी माई का जीवन, जिनसे लड़कियां तो खास तौर पर प्रेरणा ले सकती हैं, महिलाओं की भावनाओं को जो समझती थी और उस समय जो समाज में जो कुछ भी चल रहा था उसकी आवाज़ बनकर न सिर्फ उभरी बल्कि आंदोलन किए और किसी के आगे डरी नहीं, एक निर्भीक महिला के तौर पर अपनी पहचान बनाई। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।